याद है ना? तो हमने ये पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो है, वो होता था, अगर आपको याद है पिछला लेक्चर अगर आपको याद है, वो होता था F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आपको याद होगा तो हमारा इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि ये क्या है, तो ये था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। याद है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने के बाद आने वाला कांस्टेंट, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम हमने रखा था, बोलो क्या नाम रखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और मैंने तुम्हें समझाया था इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है ये दो चार्ज के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। वो दो चार्ज के बीच में यदि कुछ नहीं है तो मैं बोलूंगा वैक्यूम या स्पेस है, और दो चार्ज के बीच में कोई मटेरियल है तो मैं बोलूंगा वहां पे क्या है? मीडियम है, राइट। तो ये जो के की वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि ये दो चार्ज के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? अब उस के की वैल्यू आज हमें सीखनी है, ध्यान देते रहना अभी आप। तो वी नो force between two charges is given by F is equal to K Q1 Q2 upon R square। अच्छा, अब आगे सुनना। if 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 two charges are kept in vacuum, अगर दोनों चार्जेस वैक्यूम में है तो जो k है, इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक से ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, वो जो नीचे ऐसा ऐसा जीरो जैसा किया है उसको एप्स नॉट रीड करते हैं, और जो सिंबल आपके सामने दिख रहा है उसको एप्सिलॉन रीड करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट उसका मतलब क्या है मैं समझा दूंगा आपको बाद में। और इफ टू चार्जेस आर केप्ट इन सम मीडियम, किसी मीडियम में रख दिए, वो मीडियम कौन सा है वो फिलहाल मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक जैसे एयर में रख दिया, वाटर में रख दिया, केरोसिन में रख दिया, दो चार्जेस को। हाँ, तो के की जो वैल्यू है उस केस में वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। फर्क क्या है वो देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, फर्क देख लो। ऑब्वियस सी बात है कि माइंड में ये चल रहा होगा कि वो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन क्या है। तो व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट है, इधर ध्यान देना, और इसी पे आज का हमारा टॉपिक है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो होता है परमिटिविटी, ऑफ वैक्यूम और स्पेस। और जो एप्सिलॉन है वो है दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। इसका दूसरा नाम भी है दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो तुम बोलोगे सर आपने तो बस उसको क्या बोलते हैं वो रीड करना सिखाया, बट आपने हमें अभी भी ये नहीं समझाया भाई परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी एक फैक्टर है, ठीक है, जिससे दो चार्ज के बीच का फोर्स इफेक्ट होता है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें इधर ध्यान देना पड़ेगा। मान लो लेट्स से ये एक रीजन है, अज्यूम करो ये एक रीजन है। एक मिनट, थोड़ी देर के लिए इधर कॉन्सेंट्रेट करना, बाद में लिखना। तो ऐसे दो रीजन है, ठीक है। ये जो रीजन है वो किसी मीडियम से कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे वाटर है या केरोसिन है, कोई तो एक मटेरियल है इधर पूरा, ठीक है। और ये दूसरा रीजन है जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा रीजन है जहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब वैक्यूम। और एक ऐसा रीजन है जहां पे मीडियम। अभी अगर मैं इस रीजन में, अगर लेट्स से ये एक पॉइंट ए है, अंदर थोड़ा रखा तो भी चलेगा, यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ Q1 और यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेता हूँ R, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ पे तक? तो अब अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, लेट्स से ये जो फोर्स जो है, अज्यूम कर लो ये फोर्स लेट्स से 10 न्यूटन है,
ठीक है, दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना निकल के आया, 10 न्यूटन। तुम बोलोगे आपने कैलकुलेट कैसे किया, तुम्हें पता है कैसे कैलकुलेट किया, K इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुटअप करी और क्या क्या, सो वैल्यू पुटअप करके आंसर 10 न्यूटन आया। अब वही दो चार्जेस, इनको सेम चार्जेस को मैंने क्या किया, उठा के, वही दो चार्जेस को उठा के यहाँ रख दिया, मीडियम में रख दिया, राइट। चार्जेस भी वही, डिस्टेंस भी वही, सब कुछ वही, राइट। तो उन दोनों के बीच के फोर्स को क्या होगा, राइट। सो अगेन सेम चार्जेस U1 और U2, सेम डिस्टेंस R, ये हमने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे उसके बाद हमें पता चला। तो हमने ये देखा कि जब चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस अभी इन दोनों के बीच में मीडियम है, पहले मीडियम नहीं था। अब जो फोर्स है उन दोनों के बीच का, सपोज अब फोर्स जो है लेट्स से 2 न्यूटन है, कितना न्यूटन है, 2 न्यूटन। तो तुमने एक बात नोटिस करी, इधर 10 न्यूटन था, अभी 2 न्यूटन था, 2 न्यूटन है, तो 1/5 अमाउंट से तुम्हारा फोर्स क्या हो गया है, तो डिक्रीज हो गया है ना। अगर 10 न्यूटन को, अगर 10 को अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 टू 10 आंसर आता है ना। फिर फोर्स जो है कितने टाइम्स कम हो गया, या कितने फैक्टर से कम हो गया, है ना। 1/5 फैक्टर से फोर्स क्या हुआ, कम हो गया। और जितने फैक्टर से फोर्स कम हो जाता है, जितने फैक्टर से फोर्स क्या हो जाता है, कम, उसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, राइट। सो कुछ कुछ मीडियम होते हैं जिसमें फोर्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। अभी कोई और तीसरा मीडियम है हाइपोथेटिकल, उसमें फोर्स तो मान लो 1 न्यूटन ही हो गया, वो दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना हुआ, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन होने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 को, 1/10 से। तो 110 इस फैक्टर से फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज। इधर 1/5 फैक्टर से फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज, या 1/5 फोर्स हो गया, फोर्स के लिए 1/5 हो गई, यहाँ पे 1/10 हो गई। तो वैक्यूम से जब चार्जेस को मीडियम में लाते हैं, तो दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जितने फैक्टर से वो फोर्स कम हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, राइट। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा परमिटिविटी रहेगी, उतने ज्यादा अमाउंट से फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, कम होगा, बिकॉज परमिटिविटी आपके फोर्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, राइट, बढ़ा नहीं रहा है। तो जितने फैक्टर से फोर्स वैक्यूम से मीडियम में कम हो जाता है, उस फैक्टर को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं, राइट, क्लियर है। परमिटिविटी क्या है समझ में आया अभी आपको, ऐसा फैक्टर जो किसको डिक्रीज करवाता है, फोर्स को, दो चार्ज के बीच के फोर्स को डिक्रीज करवाता है। मेन पार्ट ये है कि वो ऐसा क्यों करता है, राइट। तो उसके लिए रीजन है, वो रीजन आप लोग 12th में सीखोगे। 12th में पोलराइजेशन करके एक टॉपिक है, उसमें इसका रीजन है, राइट। अभी भी दे सकता हूं मैं, बट में टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में नहीं आने वाला। विल डिस्कस इन 12th स्टैंडर्ड। सो परमिटिविटी क्या है समझ में आया अभी आपको, ओके। परमिटिविटी मीडियम का अलग होता है, राइट। परमिटिविटी वैक्यूम का भी अलग होता है। और मीडियम में भी तो बहुत सारे टाइप है, एयर मीडियम, वाटर मीडियम, केरोसिन मीडियम, सीमेंट मीडियम, जो, अरे कोई भी मटेरियल जो है उसको मीडियम बोलते हैं। वुड भी एक मटेरियल है, तो वो भी क्या हुआ, मीडियम। तो मीडियम टू मीडियम परमिटिविटी वेरी करती है, ठीक है। मैं आगे लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम वेरीज विथ नेचर ऑफ मीडियम। क्या लिखा है मैंने, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम वेरीज विथ नेचर ऑफ मीडियम। अगर मीडियम चेंज हुआ तो उस मीडियम के परमिटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, राइट। अब आगे सुनो वापस से, सब लोग अपना लिखना छोड़ दो और यहाँ देखो, ये क्या है, दो चार्ज के बीच का फोर्स है। उसके बाद यहाँ क्या है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन। ऐसी वैल्यू कब होती है, जब दो चार्जेस के बीच में कुछ ना हो। और ऐसी वैल्यू कब लेते हैं कि जब दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हो, क्या हो, और जो मीडियम दो चार्जेस के बीच में रहेगा उसका ये क्या है बोलो, परमिटिविटी। क्या ये, परमिटिविटी, ठीक है। तो अब ये दोनों उठा के मैं पुटअप कर रहा हूं, मेरे इधर कॉन्सेंट्रेट करना भी। सो देयरफॉर फोर्स बिटवीन
two charges kept in vacuum, force between two charges kept in vacuum, क्या होगा फोर्स बोलो? तो तुम बोलोगे सर आपने तो अभी अभी तो लिखवाया k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू, के स्मॉल वाला निकालना, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तुम्हें पता है ना k की वैल्यू कितनी आती है वैक्यूम के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और इधर f के नीचे v डबल ए सी ऐसा कुछ तो लिख दो तो समझ जाएगा ये फोर्स तब का है जब दो चार्जेस के बीच में क्या रखा हो, वैक्यूम रखा हो। ठीक है, आगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट इन मीडियम, अगर दो चार्जेस मीडियम में रख दिए, ठीक है, तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो वंस अगेन फोर्स की वैल्यू रहेगी के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, बट इस बार के की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन, जस्ट एप्सिलॉन लिखेंगे, और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर फोर्स के यहाँ पे लिखेंगे एमईडी मीडियम, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। आगे सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, क्यों ये फिलहाल मत सोचो। तो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूं, देखते जाओ। तो 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या है, फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो पता है ना इक्वेशन कैसे डिवाइड होते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट को डिवाइड करता है, राइट वाला राइट को डिवाइड करता है। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो लेफ्ट ने लेफ्ट को डिवाइड कर दिया, राइट साइड ने राइट साइड को डिवाइड कर दिया। सो टेल मी, ये 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्यू वन क्यू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इधर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और इधर बचेगा 1/एप्सिलॉन, क्योंकि वो अलग अलग है। तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन, ऐसा कुछ आएगा। ओके, अब आपको पता है कि नीचे का फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, तो नीचे का फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा तो ये आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन अपॉन 1, तो ये आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो मुझे क्या मिला, तो मुझे एक रेशियो मिला, क्या रेशियो मिला, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऐसा कुछ रेशियो मिला। ये जो रेशियो है, इस रेशियो का ही नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। इस रेशियो को, ये जो रेशियो आपके सामने है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी रेशियो का दूसरा नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी आगे लिखते जाओ, मतलब आगे सुनते जाओ यहाँ पे। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है ये, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल है एप्सिलॉन आर, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल है कैपिटल के, कैपिटल के। सो ये आ गया तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो मुझे पता है बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, पहले वो दूर कर लेते हैं। तीन अलग अलग परमिटिविटी के नाम लिखे मैंने, एक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दूसरा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तीसरा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, पहले इनको समझ लेते। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब होता है एक फैक्टर, वो फैक्टर, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी एक फैक्टर है जिससे दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उस परमिटिविटी की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि दो चार्ज के बीच में क्या है, राइट, मीडियम है। जैसे कि मान लो, अब देखो तुम इस बात को ऐसे सोचो, सपोज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही है, बट मेरे और तुम्हारे बीच में अगर वाटर होता तो शायद आवाज कम पहुंचती, ज्यादा पहुंचती, कुछ तो होता। तो अगर मेरे और तुम्हारे बीच का मीडियम चेंज कर दिया तो आवाज के साउंड के स्पीड के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। तुम बोलोगे अचानक से ये एग्जांपल क्यों दे रहे हो, अरे रिलेट करने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए। और अगर तुम्हारे और मेरे बीच में एयर ही नहीं है तो मेरा साउंड तो तुम्हारे तक पहुंचेगा ही नहीं। हमने साउंड वेव चैप्टर पढ़ा ना,
तो आपको पता है साउंड एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, मटेरियल की जरूरत होती है। तो फिर तुम देखो ना, सोचो ना इस बारे में कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मटेरियल है या मटेरियल नहीं है, या मटेरियल कौन सा है, इसके ऊपर साउंड का स्पीड कैसे वेरी करता है। बाय सेम वे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो दो चार्ज के बीच में कौन सा मटेरियल है या कुछ नहीं है, राइट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैक्यूम में वो फोर्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स अलग है, मीडियम में दो चार्ज के बीच का फोर्स अलग है। कितने वैल्यू से अलग है, वो वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा परमिटिविटी। समझा कि नहीं, दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना है, वो उधर का परमिटिविटी डिसाइड करेगा। तो वैक्यूम में अगर दो चार्जेस है तो वैक्यूम का परमिटिविटी कौन है, बोलो, एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर दो चार्जेस मीडियम में है तो फिर उधर का परमिटिविटी कौन है, बोलो, एप्सिलॉन। बराबर है। और अगर इन दोनों का रेशो लिया, किसका रेशो लिया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका रेशो लिया तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव, तो याद है क्या तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसा रेशियो लेते थे, उससे डिसाइड होता था कि वो सब्सटेंस पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा। याद है कि नहीं। तो अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो पानी में डूब जाएगा। और अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर है तो पानी में डूबेगा नहीं। तो वो जो डेंसिटी का रेशियो था, आप लोग 9th में उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते थे। क्या बोलते थे, रिलेटिव डेंसिटी, राइट, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी का जब रेशियो होता है तो उसको रिलेटिव वर्ड से डिनोट करते हैं। वैसे इधर भी ऊपर क्या है, परमिटिविटी, नीचे भी क्या है, परमिटिविटी। ये बात अलग है कि ये मीडियम का है और ये वैक्यूम का है, बट है तो परमिटिविटी ही ना। सेम क्वांटिटीज का रेशियो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव। और किसका रेशियो, ये परमिटिविटी, इसलिए क्या नाम दिया हमने, रिलेटिव परमिटिविटी। या रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या है, बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उसका सिंबल क्या है, कैपिटल के। स्मॉल के और कैपिटल के में कंफ्यूज मत हो। स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनली का साइन हटने के बाद आने वाला कांस्टेंट है। याद है क्या, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनली का साइन आया था, वो हटने के बाद स्मॉल के आया था। तो स्मॉल के कौन सा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रोपोर्शनली का साइन हटने के बाद आने वाला कांस्टेंट। और कैपिटल के कौन सा कांस्टेंट है, बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो परमिटिविटी का रेशियो होता है, राइट। तुम में से कोई बोलेगा सर ये परमिटिविटी का रेशियो है बट ये तो फोर्स का भी रेशियो है, तो मैं बोलूंगा हाँ, जितना दो फोर्स का रेशियो है उतना ही उनके परमिटिविटी का भी रेशियो होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, रेशियो, क्योंकि डिवीजन है ये, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, है ना, ये हुआ पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड एज, और करेक्ट। और ये आप समझ जाओ कि ये हॉट क्वेश्चन, ये आ सकता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक और चीज नोटिस करो, अगर तुमने देखा होगा ऊपर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम है और उसकी परमिटिविटी नीचे है। वैक्यूम का फोर्स ऊपर है और परमिटिविटी कितनी है, हाँ है नीचे। और मीडियम, दो मीडियम के बीच का फोर्स नीचे है और उसका परमिटिविटी कहाँ है, ऊपर। तुमने नोटिस किया है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा है, राइट, होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था परमिटिविटी दो चार्ज के बीच का फोर्स को क्या करता है, कम करता है। तो अगर वो फोर्स को कम करता है तो वो फोर्स के साथ कैसा होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो, वैक्यूम का फोर्स ऊपर है तो उसका परमिटिविटी नीचे, मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी बढ़ेगी, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। सो इस तरीके से याद रखना आप लोग। तो चलो मैं इधर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। दोनों का डेफिनेशन एक ही है, एग्जाम में याद रखना, ठीक है। सिंबल है एप्सिलॉन आर और के, सिंबल मत भूलना, ठीक है। क्या है, इट इज, पहला डेफिनेशन, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
kept in vacuum to the force between two charges kept in medium. और ये डेफिनेशन ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, जिसको भी ये कंसेप्ट याद रहेगा, ये वाला ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला से डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन से मतलब डेफिनेशन में बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, उनको रट्टा मारना डिफिकल्ट है, फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन कहां से बनाएंगे? तो ये परमिटिविटी के रेशियो से। तो क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द permittivity of vacuum is called, इतना ही बोला तो भी चलेगा, हो गया। तो ये दो डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो, भूलना नहीं। तुम्हें समझा ये कि रेशियो कैसे लाया? दो चार्जेस के बीच का फोर्स देखा जब वो वैक्यूम में थे, दो चार्जेस के बीच का फोर्स देखा जब वो मीडियम में थे, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो फिर हमें सॉल्व होके क्या आया? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, दैट इज इक्वल आया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी बोलना है तो सिंबल एप्सिलॉन आर लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलना है तो सिंबल कैपिटल के लेना। बस यहां से डेफिनेशन बना दिया, यहां से डेफिनेशन बना दिया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ वैक्यूम का नेचर अलग अलग होता है कि सेम ही होता है? वैक्यूम का, हाँ सेम। क्यों? क्योंकि वैक्यूम तो एक ही चीज है ना। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, है ना। वैक्यूम मीन्स कुछ नहीं, है ना, कंप्लीटली एम्प्टी। तो उसका नेचर अलग हो सकता है क्या? नहीं। मीडियम तो अलग अलग होता है, जैसे वाटर मीडियम, आपका केरोसिन, जेली, जो मटेरियल तो कितने सारे हैं। इसलिए मीडियम का परमिटिविटी फिक्स नहीं है, मीडियम की परमिटिविटी चेंज होती रहती है। किसकी परमिटिविटी फिक्स है? वैक्यूम की। तो मैं यहाँ पे वैक्यूम के परमिटिविटी की वैल्यू लिख रहा हूं, इधर आन दो, पिछले वाले स्लाइड में। तो अगर मैं पिछले वाले स्लाइड में जाता हूं, इधर देखो, वैक्यूम की जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और स्पेस, उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। कितनी वैल्यू है उसकी? 85 इंटू 10⁻12। और उसका फॉर्म, उसका यूनिट भी बनाना पड़ेगा, कभी कभी आपको एमसीक्यू आता है, मेरे इसका एग्जाम है ना, तुम लोग याद रखना भाई। कभी कभी आपको यूनिट ऑफ परमिटिविटी पूछ लेते, ठीक है। परमिटिविटी का यूनिट ऐसे बनाओ, देखो यहाँ पे, मुझे बताओ इस के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस के जगह पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखते जाना, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ओके। Q1 कूलम है, कूलम मतलब चार्ज है वो, मतलब कूलम, ये भी चार्ज, कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। आर डिस्टेंस है तो मीटर का स्क्वायर। 1/4 पाई नंबर है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो बचा कौन? 1/एप्सिलॉन। बट हमें तो उसका यूनिट बनाना है, तो उसको वैसे ही रखो। अब मत मुझे बताओ, मीटर स्क्वायर इधर डिवाइड, इधर गया तो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ऊपर कूलम स्क्वायर ऊपर है, नीचे आएगा, और सामने कौन आएगा? 1/एप्सिलॉन। बट हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए ना, बट ये किसका आया है? 1 का आया है, तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बनेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो, कूलम स्क्वायर, ये उल्टा होगा ना, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट का? बोलो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। तो इधर लिख देता हूं मैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है? बोलो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और ऐसी वैल्यू में परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? नहीं, फिक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि मीडियम की वैल्यू क्या होती रहेगी? क्योंकि मीडियम का नेचर चेंज हुआ, मीडियम अगर वाटर से केरोसिन कर लिया तो वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो मीडियम के लिए ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं लिखा जा सकता।
अच्छा एक और चीज इधर ध्यान देते रहो यार, तुमको एक और चीज हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स में, इधर ध्यान दो सब लोग। तो अब मुझे बताओ, इधर ध्यान दो, तो ये जो k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैंने उसको आगे आगे थोड़ा बढ़ा दिया तो 1/4 पाई मतलब 3.14, और एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू अभी आपको पता चल गई, क्या है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोलो, 8.85 इंटू 10⁻12। अगर ये तुम लोग सब कुछ सॉल्व करते हो तो तुमको वैल्यू निकल के आती है, वैल्यू निकल के आती है 9 इंटू 10⁻9, क्या निकल के आती है वैल्यू, 9 इंटू 10⁻9, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्या वैल्यू निकल के आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तुम बोलोगे सर आपने इसको उल्टा लिख दिया, अरे उल्टा ही लिखूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, नीचे है, फिर उसका यूनिट नीचे आएगा, यूनिट नीचे आया तो उल्टा ही तो होगा वो, राइट। एनीवेज, तो अब मुझे बताओ, जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज करनी पड़ी तो आप लोग डायरेक्टली क्या लोगे, 9 इंटू 10⁻9 लोगे, क्लियर है क्या। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज करनी पड़ी तो क्या लोगे, 8.85 इंटू 10⁻माइनस 12 लोगे। बट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू जरूरत है तो वो तो क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, बिकॉज वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस मीडियम की बात कर रहे हैं, देख समझ में आ रहा है क्या। ओके सो देख लो एक बार, तो डाउट है तो बोल, कौन से आगे भाई, क्या बाउंसर गया है इसमें बोलो, बहुत कुछ बाउंसर है क्या, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, सब बस यही से तो शुरू हो गया, ये वाला के गधो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये स्मॉल के है ना, फोर्स, अबे अबे फॉर्मूला क्या है उससे देख, उससे मत देख कि मैंने क्या निकाला है, फोर्स की फॉर्मूला में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनली का साइन हटाया था ना, हाँ तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, राइट। ओके बट उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये कैसे डिसाइड होता है, दोनों में से क्या लेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि चार्ज के बीच में वैक्यूम है कि मीडियम, मतलब चार्जेस वैक्यूम में है कि मीडियम में, ठीक। वैक्यूम में रहेगा तो के का वैल्यू ये, मीडियम में रहेगा तो के का वैल्यू है, उसमें से भी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी वैक्यूम का है, एप्सिलॉन परमिटिविटी मीडियम का है। अच्छा इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है क्योंकि वैक्यूम है वो, राइट, वो चेंज नहीं होता, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन की भी वैल्यू फिक्स है। बट एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी क्योंकि मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, ठीक। ये स्लाइड समझ में आया, ओके। अगले स्लाइड में हमने क्या देखा, तो हमने दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है, एक बार चार्जेस को वैक्यूम में रखा और फोर्स निकाल लिया, और एक बार चार्जेस को मीडियम में रखा और उनके बीच का फोर्स निकाल लिया, राइट। तुम अगर फर्क देखोगे तो फर्क इधर है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में, फिर दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया रेशियो, इस फोर्सेस के रेशियो को या परमिटिविटी के रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा बोलते हैं, राइट। और मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी। दूसरी चीज, ये रिलेटिव परमिटिविटी हुआ या फिर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ, ये दोनों यूनिटलेस है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, बताओ क्यों, सोच के बताओ जरा, दोनों भी यूनिटलेस और क्या है, डायमेंशनलेस है, राइट। वो इसीलिए क्योंकि वो सेम क्वांटिटी के रेशियो है, क्या है, क्योंकि अगर यूनिट निकालने गए भी, ऊपर फोर्स का यूनिट न्यूटन है, नीचे फोर्स का यूनिट भी न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन क्या हो जाएंगे, कैंसल, यूनिट बचेगा क्या, नहीं। तो जब भी सेम क्वांटिटी का, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं तो यूनिट बचता नहीं है, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी हुआ या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ, ये क्या है, यूनिटलेस है एंड डायमेंशनलेस, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं, बट परमिटिविटी का, जस्ट परमिटिविटी बोला तो उसका यूनिट जरूर है, क्या यूनिट है बोलो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। हाँ बोलो, हाँ वो थोड़ा सा एडजस्ट करो आप, हाँ इधर आ दो, इधर आ दो, तुम्हें ये स्लाइड समझ में आया है,
इसमें से एग्जाम में ये जरूर आने के चांसेस है। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? एक मिनट भाई, रिलेटिव परमिटिविटी डबल टी है यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये आने के चांसेस है। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, तब तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा तो लेता हूँ, ना तो मैं खुद से ले लेता हूँ। इधर कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैंने भी ऑलरेडी तुम्हें एग्जांपल दे के रखा हुआ है, बट खाली लिखने के लिए दे रहा हूँ। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80, और ये ट्रू वैल्यू है। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर मतलब एप्सिलॉन आर, या फिर इसको तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी या एप्सिलॉन आर फॉर वाटर, इसकी वैल्यू 80 है। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे? तो हमें पता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है। अगर अगर ध्यान देते रहो, अगर मैंने वो मीडियम वाटर लिया, तो मैं आगे अगर मीडियम में वाटर ले रहा हूं, तो जो एप्सिलॉन आर है वो भी किसका लिया जाएगा? वाटर का। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी भी किसकी ली जाएगी? वाटर की। ठीक है, सो अब आगे सुनना। तुम बोलोगे सर वो आ, आपने तो बोला था कि एप्सिलॉन आर जो है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, राइट? तो हमें जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू किसकी है? एप्सिलॉन की है कि एप्सिलॉन आर की है? एप्सिलॉन आर की है। आर की है, एप्सिलॉन आर की, राइट? एप्सिलॉन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? मुझे बताओ। वाटर के लिए मुझे पता है तुम्हारे लिए थोड़ा सोचना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने 10th तक इतना सोचा नहीं है, तो ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? तो वो 80 होती है। वाटर का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी 80 होता है, वाटर का परमिटिविटी नहीं पता, ठीक है, तो वो वैसे ही छोड़ दो। ये परमिटिविटी ऑफ वाटर है, और ये क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। ये रिलेटिव परमिटिविटी दिया है हमें, बट एब्सोल्यूट परमिटिविटी दिया नहीं है, वो तो निकाल लेंगे हम। तो ये नीचे कौन है? एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स होती है ना भाई, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये दो, इसको उठा के इधर डाल दो, 80 इंटू 8.85 इंटू 10 कितना आएगा? -12 इज इक्वल टू आया परमिटिविटी, जस्ट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जस्ट का मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। बट ये चाहिए भी नहीं था, बस तुम्हारे साथ डिस्कशन कर लिया मैं। ठीक है, यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे? एनीवेज, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 80 है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 है, तो हमें पता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, जो इस बार वाटर है, वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी हमें दी हुई है 80, राइट? तो अब ये हुआ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। मीडियम मतलब बेसिकली वो मीडियम वाटर है। अब इस 80 को इधर लेके आओ, वाटर को उधर लेके जाओ, तो फिर यहां से क्या है? ऊपर क्या आएगा? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन 80 इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर, राइट? तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है? देखो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज इक्वल टू, नीचे का जो 80 है उसको 1/80 लिख दिया, और बाजू में लिख दिया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, राइट? अच्छा, तो अब इसको रीड कैसे करेंगे कि जो तुम्हारा दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, राइट, जब हम लोग उसको कहाँ रखते हैं? वाटर में, तो वो 1/80 मतलब ऑलमोस्ट 80 टाइम्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। मतलब दो चार्जेस को तुमने वैक्यूम में रखा, है ना, दो चार्जेस को हमने कहा रखा? वैक्यूम में, और वही दो चार्जेस को उठा के हमने कहा रखा? वाटर में। सेम चार्जेस पहले वैक्यूम में थे, सेम चार्जेस अभी कहां रखे? वाटर में। फोर्स कितने टाइम्स कम होने वाला है? 80 टाइम्स। कितना? 80 टाइम्स, मतलब डिवाइड बाय 80 होने वाला है ना, राइट? अगर वैक्यूम में थे
मान लो फोर्स दोनों के बीच का फोर्स 100 न्यूटन था, तो वही चार्जेस जब वाटर में आएंगे तो फोर्स कितना रहेगा, वो रहेगा 100/18, तो 0 0 कैंसिल, 10/8 हो जाएगा, है ना, विच इज 2425, 4/5, अराउंड कुछ आएगा 1.25 समथिंग कुछ आ जाएगा, राइट। तो तुम देखो कि जितना आपका रिलेटिव परमिटिविटी है उतने टाइम्स फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उतने टाइम्स फोर्स क्या हो रहा है। तो जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा, उतना कम उस मीडियम में क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा रहेगा तो ये नंबर बड़ा रहेगा। अब अगर ये नंबर बड़ा रहेगा तो बड़ा नंबर जब डिवाइड करता है फोर्स को, आंसर छोटा आता है ना, राइट। सो हम लोग क्या, हमारा आउटकम यहां से क्या निकल सकता है, ग्रेटर द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है, स्मॉलर is the value of force in that medium। तो जितना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगा, ठीक है, उतना कम उस मीडियम में क्या रहेगा बोलो, फोर्स रहेगा। इस पूरे डिस्कशन में ये वाला स्टेटमेंट ही आपके लिए जरूरी है। हाँ, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों चाहिए। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एप्सिलॉन आर चाहिए, राइट, क्योंकि ये दोनों अननोन होते हैं ना, बस ओनली ये नोन है। तो ठीक है, बट वैल्यू क्यों कम हो जाती है फोर्स की, वो मैं तुम्हें मतलब आगे चल के सिखा दूंगा, मतलब वो 12th में पार्ट है, अभी डिस्कस करके मतलब नहीं बनता। बट इतना याद रखो कि दो चार्जेस को उठा के अगर हमने मीडियम में रखा तो दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इतना याद। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ, ये भी आपके कॉलेजेस में कभी कभी पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम कूलम्स, फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यूनिट चार्ज कितना होता है। तुम मुझे पूछोगे यूनिट चार्ज क्या होता है, तो मैं बोलूंगा 1 कूलम होता है। क्या होता है, 1 कूलम, ठीक है, या 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, बेसिकली 1, यूनिट मतलब 1। बट हमें कूलम, यूनिट कूलम का डेफिनेशन चाहिए या यूनिट चार्ज का डेफिनेशन चाहिए, बट उसके लिए हमें क्या यूज करना है बोलो, कूलम्स लॉ। इधर ध्यान दो, अभी यहाँ पे ध्यान दे रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज हमारे पास दो चार्जेस है, एक एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज, ठीक है। Q1 चार्ज भी हमने लिया 1 कूलम, Q2 चार्ज भी हमने लिया 1 कूलम, दोनों भी 1 कूलम ली, राइट। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने लिया 1 मीटर। वापस से कितने चार्जेस है हमारे पास, दो चार्जेस है, उनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 1 मीटर। टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्लियर। तो क्या होगा, तो दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बोलो, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब ये बोला ना हो कि चार्जेस मीडियम में रखे हुए, अब ये अंडरस्टैंड करने का कि चार्जेस में कहाँ है, वैक्यूम में, अनलेस एंड अनटिल हमें मीडियम ना बोला गया। मैंने कोई मीडियम यहाँ लिखा है क्या, नहीं, मतलब चार्जेस कहाँ पे है, वैक्यूम में। के की वैल्यू कितनी लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है भाई, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है 1, Q2 भी 1, R भी 1। अच्छा, तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स, तो ये 1 इंटू 1 मैटर करता है क्या, फोर्स आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, राइट।
तुम बोलोगे सर बोलना क्या है, राइट? सीखना क्या है यहाँ से? सीखना एक ही है कि अब मुझे बताओ, जब 1 कूलम के चार्जेस को, दो चार्जेस है 1 कूलम ईच, are kept at a distance of 1 meter, then they will attract each other or they will repel each other by a force of 9 into 10 सा पावर 9 मीटर, राइट? मैं दो तरीके से मीटर बोल रहा हूँ, यूनिट सॉरी न्यूटन, इधर आन दो यार, बाद में लिखो, राइट? तो इसको सीधा रीड करो, राइट? वापस, टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ, है ना, when the force between them is, ये हुआ हमारा पहला असेसमेंट इस क्वेश्चन का या इस सॉल्यूशन का, राइट? नीचे से जाओ, तो अभी मुझे बताओ दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना है? इफ टू चार्जेस रिपेल each other or attract each other by a force of 10, when they are kept at a distance of, then value of such charges is definitely should be 1 कूलम each, है ना? वापस से, जब दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, कितने फोर्स के साथ, राइट? कब, जब मैं कितने डिस्टेंस पे रखूं? अगर ऐसा हुआ मतलब वो चार्जेस की वैल्यू डेफिनेटली कितनी कूलम रहेगी? 1 कूलम रहेगी, ये ना 1 कूलम का डेफिनेशन। 1 कूलम चार्ज कितना होता है? वो उतना चार्ज होता है जब हमने उसको रखा कितने डिस्टेंस पे, तो एक दूसरे को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स के साथ? तो ऐसे चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज। वन, तो वापस से हमारे पास दो चार्जेस है, उनकी वैल्यू नहीं पता और हमने उनको 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा और उनके बीच का फोर्स हमें पता चला कितना है, तो हम बोलेंगे अभी इन दो चार्जेस की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम, क्योंकि ये ऐसा फोर्स तभी आता है जब वैल्यू कितना लू, 1 कूलम लू, तो इससे को उल्टा बोलेंगे तो 1 कूलम का डेफिनेशन आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो 1 कूलम का डेफिनेशन। तो 1 कूलम का डेफिनेशन इसको उल्टा रीड करने से आता है, ठीक है? तो जरा क्या लिखा हुआ है हमने? 1 कूलम इज amount of charge when placed at a distance of 1 मीटर। 1 कूलम ऐसा चार्ज है कि जिसको अगर हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा, किससे? 1 मीटर डिस्टेंस से किससे रखा? फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ 1 कूलम। देन, इधर देन वर्ड डाल देना, देन इट अट्रैक्ट्स और रिपेल दैट चार्ज बाय अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन याद रखना। हाँ, अगला टॉपिक ध्यान दो यहाँ पे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको कूलम्स का जो लॉ है या कूलम लॉ क्या देता है आपको? दो चार्ज के बीच का फोर्स देता है,
तो आपको बस दो चार्ज के बीच के फोर्स का कौन सा फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म, राइट। वेक्टर फॉर्म लिखना मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना और डायरेक्शन लिखना, क्योंकि वेक्टर के पास वही होता है। तो चलो इधर आंदो यहाँ। तो सपोज ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, और यहाँ कहीं पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। सोच के ध्यान देना, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। तो पॉइंट ए पे हमने Q1 चार्ज रखा है, पॉइंट बी पे हमने Q2 चार्ज रखा है। पॉजिटिव रखेगा तो भी चलेगा, ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग फिक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं, तो वो जो ज्वाइन किया हमने ऐसे, तो ये आता है उसका पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट को अगर हमने फिक्स पॉइंट के साथ क्या किया, ज्वाइन किया, तो हमें उस पॉइंट का क्या मिलता है, पोजीशन वेक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं हम लोग वहां से चलने लग गए, हम लोग उस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, तो लोकेशन देने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, चलना कहां से है, तो आपको फिक्स पॉइंट से इस तरफ चलना है, ये जो है आपका पोजीशन वेक्टर है, राइट। किसका ये पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का। अच्छा, ऐसे चलते हुए गए तो आपको किसका पोजीशन मिलेगा, पॉइंट बी का। तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अच्छा, पोजीशन वेक्टर के सिंबल हम लोग वेक्टर चैप्टर में क्या लेते थे, R1, और इसके लिए R2। फिर R1 क्या है, तो R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो पता है ना पोजीशन वेक्टर का एडवांटेज क्या है या यूज क्या है। पहला, एक तो वो डायरेक्शन देता है किस तरफ जाना है, और दूसरा वो डिस्टेंस भी देता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि O से लेके A तक डिस्टेंस कितना है, तो आप बस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, जितना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा। समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि नहीं वेक्टर का, तो जितना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो वहां तक का क्या है, डिस्टेंस। तो पोजीशन वेक्टर आपको डायरेक्शन भी देता है और डिस्टेंस भी देता है, डिस्टेंस, राइट। तो ए का अगर डिस्टेंस चाहिए तो उसकी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, बी का डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से तो उसकी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो। एनीवेज, यहां तक समझ में आया। अच्छा, तो पॉइंट ए पे हमने प्लस Q1 चार्ज रखा है, पॉइंट बी पे प्लस Q2 चार्ज रखा है। अब हमें पता है कि जो तुम्हारा चार्ज Q1 है, वो चार्ज Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, राइट। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ना। चार्ज Q1 जो है Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा, ऐसा इस तरफ रख लेंगे, है ना। और ये जो फोर्स रहेगा जो Q2 पे लग रहा है, उस फोर्स को मैं बोलूंगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ऐसा बाहर भी दे दूंगा। बट अगर चार्ज Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, तो Q2 भी Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि कोई एक चार्ज थोड़ी ना फोर्स लगाता है। फोर्स लगाते हैं तो दोनों लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो चार्ज Q2 है वो Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो इस तरफ रिपेल करेगा इससे। और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 की। तो इस तरफ चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है और इस तरफ चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है, राइट। अब मुझे इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू लिखनी है, मतलब ये दोनों फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, राइट। तो अब मुझे बताओ F12 बार, ठीक है, और F21 बार, मुझे दोनों की वैल्यू लिखनी है, तो दोनों वेक्टर लिखने हैं। तो अगर आपने वेक्टर चैप्टर ठीक से अटेंड किया है तो आपको बहुत पता है कि वेक्टर कैसे लिखा जाता है। पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, फिर भी उसका डायरेक्शन लिखा जाता है। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट। तो ये फोर्स किन दो चार्ज के बीच का है, तो चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच का है। तो उसकी वैल्यू आएगी 1/4πε0, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली सिमिलरली ये जो फोर्स है, ये 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस है, वो आएगा 1/4πε0, दूसरा चार्ज पहला चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है कि अलग अलग है, सेम है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 करो या Q2 इंटू Q1 करो, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। अरे अलग अलग आने वाला है क्या, अच्छा, तो दोनों फोर्सेस का वैल्यू बिल्कुल सेम है, क्या अलग है, डायरेक्शन। एक इस तरफ है, देखो, एक इस तरफ एक्ट हो रहा है और दूसरा इधर नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। तो अब मुझे, आपको पता है किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो मैंने डायरेक्शन अब तक लिखा नहीं है। तो चलो अभी एक काम करते हैं, डायरेक्शन लिखते हैं। पहले किस फोर्स का डायरेक्शन लिखेंगे,
इस 1 2 फोर्स का डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं, पहले तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे लिखते हैं, या फिर ईस्ट के साथ कितना डिग्री एंगल बन रहा है, नॉर्थ के साथ कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ऐसे लिखते हैं। और अगर ऐसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर यूनिट वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? कि यूनिट वेक्टर का काम ही है डायरेक्शन देना। अब मुझे बताओ, ये ईस्ट वेस्ट वगैरह ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या लूंगा बोलो? यूनिट वेक्टर। तो ले लो एक यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो सपोज मैंने F12 बार, ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया, और उस यूनिट वेक्टर का नाम मैंने रख दिया R12 कैप। क्या नाम रख दिया? R12 कैप। तो अच्छा, तुम्हें पता है ना कैप का मतलब क्या है? जिसके ऊपर ना जिसके ऊपर कैप है वो यूनिट वेक्टर होता है। बेसिकली आपने कुछ भी सिंबल लिया, जेड सिंबल लिया और ऊपर कैप लिख दिया, तो समझ जाने का कि वो क्या है? यूनिट वेक्टर। और उसका काम क्या है? डायरेक्शन देना। वो किसी ना किसी वेक्टर क्या देता है, राइट? तुम बोलोगे किसकी डायरेक्शन देता है वो? इसके अलावा वो है, उसकी वो डायरेक्शन देता है। तो R12 कैप किसके अलाउंग है? F12 बार। इस एक वेक्टर के अलाउंग है ना वो। अरे वेक्टर का डायरेक्शन ये बाहर से नहीं देखा जाता गधो, ये फोर्स तो इधर है ना, वो तो वेक्टर का साइन नहीं है ऊपर। तो ये F12 फोर्स तो इस तरफ है ना, तो ये यूनिट वेक्टर भी उसी तरफ है। तो ये यूनिट वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन देगा ना। ये बोलो ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन कौन दे रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन कौन दे रहा है? R12 कैप। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं R12 कैप। अब बताओ ये क्या है? F12 बार, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का ये क्या है बोलो? मैग्नीट्यूड। और ये कौन है? बराबर है। मेरा क्वेश्चन एक ही है, तो आप मुझे इसकी डायरेक्शन बताओ। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, उसकी डायरेक्शन बताओ। हाँ, R21 बिल्कुल गलत। बिल्कुल तुम लोग मुझे तुम्हारे टेक्स्ट बुक का आंसर दे रहा है, -R12 क्या? क्या? अरे भाई, ऑलरेडी तुमने एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट? टेक्स्ट बुक जैसी मिस्टेक मत करो या टीचर जैसी मिस्टेक मत करो। तुमने ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया ना, दूसरा यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्मार्ट बनो भाई। तुम्हें किसकी डायरेक्शन चाहिए? F21 की डायरेक्शन चाहिए। बट F21 की डायरेक्शन इससे क्या है, कैसी है? अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट, डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट होती ना, अगर F21 इधर होता ना, तो मैं इसको यूज नहीं कर पाता, है ना? बोलो, वापस बोलो, F21 की डायरेक्शन F12 के अपोजिट है कि डिफरेंट है? अपोजिट है। तो अपोजिट है तो फिर आप जस्ट इसको इसको क्या कर दो? माइनस साइन लगा दो। अगर इसको माइनस साइन लगा दिया तो वो अपोजिट हो जाएगा। तुम्हें याद है कि नहीं? निगेटिव वेक्टर याद है? क्या होता है निगेटिव वेक्टर? गिवन वेक्टर जैसा ही होता है बट उसके अपोजिट होता है। तो मैं R12 को अगर निगेटिव साइन लगा दूं तो उल्टा हो जाए। अगर R12 कैप इसकी डायरेक्शन देता है, -R12 कैप इसकी डायरेक्शन देगा। अरे समझा कि नहीं? तो तुम बोलोगे ऐसा क्यों किया? बट क्योंकि आपको फिर नया सिंबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं ना, नहीं तो फिर तुम्हें दो दो यूनिट वेक्टर लिखनी पड़ेंगे, जैसे R12 इसके लिए, R21 इसके लिए। दो दो सिंबल क्यों याद रखोगे? यहाँ पे तो अभी एक ही याद रखना है, R12 कैप। पॉजिटिव बोला तो F12 के डायरेक्शन में, और निगेटिव बोला तो F21 के डायरेक्शन में। तो एक ही यूनिट वेक्टर आपके दो काम कर लेता है, राइट? सो इधर क्या लिखेंगे बोलो? -R12 कैप। क्लियर है क्या? यहां से तो एक चीज सेम, एक चीज और प्रूव हो जाती है। अगर आप देखोगे दोनों फोर्सेस में सब कुछ सेम दिख रहा है, राइट? ठीक है, बस आपकी दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, क्योंकि इधर पॉजिटिव और इधर क्या है? निगेटिव है। अब इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो हम लोग वेक्टर में ऐसे लिखते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर इज, है ना, दोनों की वैल्यू इक्वल और बीच में क्या देंगे? माइनस। तो पता है इसका मतलब क्या है? तो आपको याद होगा वेक्टर में हमने सीखा, इक्वल का मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है, और माइनस का मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट forces are opposite to each other। फोर्सेस जो है एक दूसरे के से अपोजिट है। और ये जो लिखा है हमने, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट? यहाँ पे चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा आप ये सब लिख के रखो कि F12 बार क्या है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। F21 क्या है?
तो फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। अच्छा, R12 कैप क्या है? तो वो है यूनिट वेक्टर अलोंग F12 बार। माइनस लिखने की जरूरत नहीं हो तो किसी को भी है, अभी ये माइनस में अभी हटा रहा हूं, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं, इतना तो अकल होना चाहिए। R12 कैप इधर है तो माइनस R12 उधर रहे। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप नहीं है, कितना सिंपल है, ये सब मत समझना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ऐसा है, नहीं, कुछ भी नहीं है। और कूलम्स लॉ अगर आया एग्जाम में और ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। चार्ज का मैंने प्लस प्लस, वो रिपेल कर रही है, कैसे दिखाएगा तू? जरूरी नहीं रिपेल ही करे, अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव है अट्रैक्ट करेंगे, बट फिर भी फोर्सेस ऑपोजिट ही रहेंगे। अट्रैक्ट भी किया तो ऐसे ही रहेगा ना, ऑपोजिट ही रहेंगे, दो फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एनीवेज, बस आगे आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट आगे जान दो। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है उसके पहले आपको एक कंसेप्ट से समझाता हूँ, रुको। ये जान दो सब लोग। तो सपोज एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमने तीन चार्जेस रखे, प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज और ये भी प्लस क्यू चार्ज। तीनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, ध्यान देना। और एक चार्ज जो है वो बिल्कुल इसके आगे रखा है, इसे यहाँ इधर रखा, और एक और चार्ज रखा है यहाँ पे प्लस क्यू। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं आप। और आपको फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन दिस दिस पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट पी पे हमने कितना चार्ज रखा है बोलो? प्लस क्यू, ठीक है। तो फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज केप एट पी। जो चार्ज हमने पी पे रख दिया, वो चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है वो पता करो। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जो मेरा अगला टॉपिक हो, तुम्हें समझ जाएगा, यही पे समझ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, सोच के बताओ, ये जो तुम्हारा ये जो पहला चार्ज है, अच्छा, हमें इसके ऊपर चार्ज चाहिए ना, सॉरी इसके ऊपर फोर्स चाहिए ना, तो ये कौन है? चार्ज। तो चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगाता है? दूसरा चार्ज। तो इस चार्ज के विसिनिटी में कितने चार्जेस है? और विसिनिटी समझता है ना, उसके अराउंड तीन चार्जेस है, एक दो तीन, तीनों इसके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स। तुम में से कोई बोलेगा सर फिर ये भी उनके ऊपर लगाएगा, बट मेरा क्वेश्चन क्या है वो देखो ना, मुझे क्या चाहिए? फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट पी। मुझे जो पी पे रखा गया चार्ज है ना, उसी का फोर्स चाहिए, उसी पे कितना फोर्स है वो चाहिए। बाकी चार्जेस के बारे में मैं सोचूंगा नहीं कि उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कंसर्न विद दिस ओनली। तो सबसे पहले इस चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? तो ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस तरीके से कुछ ऐसे इस तरफ रिपेल करेगा, सही है ये। उसके बाद ये जो दूसरा चार्ज है यहाँ पे, ये वाला चार्ज, वो भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या इस चार्ज का फोर्स ऐसे लगे? नहीं, क्योंकि दो चार्ज का जो फोर्स है, दो चार्ज के बीच का फोर्स है, वो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होता है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही रहेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये हुआ पहला फोर्स, ये हुआ दूसरा फोर्स, ठीक है। तीसरा फोर्स किसके कारण रहेगा? तीसरा फोर्स जो है इसके कारण रहेगा, अरे है या नहीं? इसके कारण, तो ये इसको भी क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ऐसे फोर्सेस एक्ट होंगे, क्लियर है क्या? इसके ऊपर बोलो, चार्ज, चार्ज एट पी, इसके ऊपर ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स और ये तीसरा फोर्स, ऐसे तीन फोर्सेस एक्ट होंगे। उसमें से F1 और F3 की वैल्यू सेम रहेगी। F1 और F3 की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तुम में से कोई बोलो कैसा? तो तुम्हें दिमाग नहीं, इसलिए ऐसा होता है। तो दो दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दो चार्ज के बीच का फोर्स उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और उनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ, ये भी Q है, ये भी Q है, तो प्रोडक्ट कितना रहेगा? Q स्क्वायर।
और डिस्टेंस मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो अब मुझे बताओ ये भी प्रोडक्ट कितना रहेगा, q इंटू क्यू कितना होगा, क्यू स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा, xc, बिल्कुल सेम डिस्टेंस रहेगा क्योंकि वो मिड, ये दोनों एंड पे रखे गए और ये बिल्कुल मिड पॉइंट के सामने ही है, नहीं समझा। अब बताओ ये देखो प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम डिस्टेंस है, इन दोनों के केस में प्रोडक्ट इनके जैसा ही, डिस्टेंस भी इन दोनों जैसा ही, तो जो इतना फोर्स इसके, इसका रहेगा, जितना फोर्स ये डाल रहा है इसके ऊपर, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ये भी डालेगा इसके ऊपर, इसलिए बोल रहा था कि इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या है, सेम है। हाँ, इसकी वैल्यू अलग रहेगी, क्यों अलग रहेगी, बिकॉज ये और ये डिस्टेंस इसके उतना नहीं है, ये डिस्टेंस कुछ और है इन दोनों के बीच का, इसलिए फोर्स की वैल्यू इसकी, फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर अलग है, ठीक है। तो कौन से दो फोर्स की वैल्यू सेम है बोलो, F1 और कौन अलग है। अब मुझे टोटल फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो ध्यान देना, तो मैं क्या करूंगा, मान लो, ठीक है, करना अभी क्या बोल रहा हूँ, एज्यूम कर लो कि आपको ये एंगल दिया है, ठीक है, लेट्स से, या फिर ये एंगल दिया है, ये एंगल आपको दिया है, लेट्स से, राइट। तो अब मुझे तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, रहा या नहीं, या फिर इतना भी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ, एज्यूम कर लो समहाउ आपको ये एंगल पता लग गया, ठीक है, कैसे, तो उन्होंने कुछ दिया रहेगा, सपोज ये एंगल दिया रहेगा, तो फिर ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, ये थीटा 1 है मान लो, और ये जो एंगल है तो ये तो सेम ही रहेगा, ये भी थीटा ही रहेगा, तो फिर ये भी कितना रहेगा, थीटा, थीटा कर दो दोनों। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल फोर्स चाहिए ना, और मेरे पास फोर्सेस की डायरेक्शन है 1 2 3, राइट। तुम्हें पता है मैं फोर्सेस का टोटल निकालने के लिए डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज फोर्सेस कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जब तक अनलेस सेम डायरेक्शन में ना हो तब क्या नहीं किए जा सकते, ऐड नहीं किए जा सकते, वेक्टर्स है ना वो, सोर्सेस है, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वो वेक्टर्स है, कोई भी वेक्टर में ये ऐसे ही होता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस F1 को रिजोल्व करना पड़ेगा, इस F1 को रिजोल्व करेंगे तो F1 ने इसके साथ थीटा एंगल बनाया, अरे आया नहीं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आता है कि नहीं, F1 ने इसके साथ कितना एंगल बनाया, थीटा, तो इधर आएगा F1 cos थीटा, और इधर इसको वर्टिकल में इधर कितना आएगा, F1 sin थीटा, राइट। वापस से ये कौन सी क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वाई एक्सिस, ये आपके कंपोनेंट होते हैं। आगे और F1 ने जिधर थीटा बनाया उसको उधर कॉस देते, और जिधर थीटा नहीं बनाया उधर साइन देते, और आपको ये सब याद नहीं तो वेक्टर चैप्टर का वापस से रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने तुम्हें बोला था वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद ये क्या है, अगेन ये तुम्हारा F3 फोर्स है, राइट। तो F3 ने, F3 कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फोर्थ, फोर्थ का ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, तो F3 ने इधर थीटा बनाया है ना, देखो ना, तो ये रहेगा F3 cos थीटा, और ये रहेगा F3 sin थीटा। बताओ ये इधर sin थीटा, इधर भी, और इधर F1 है और इधर, बट F1 और F3 तो इक्वल है, तो इसका मतलब F1 sin थीटा और F3 sin थीटा भी क्या है, इक्वल है, और दो वेक्टर अगर इक्वल है बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हुए, बचे तीन वेक्टर, कौन से तीन, तुम F1 और F3 मत बोलना क्योंकि वो तो रिजॉल्व हो गए, वो खत्म हो गए, जब रिजॉल्व करते तो वेक्टर खत्म हो जाते, बचे तीन वेक्टर, बोलो पहला कौन, F1 cos थीटा, दूसरा कौन, और तीसरा कौन, 2, वो तो उधर ही है, तो तीनों की डायरेक्शन अभी क्या है, सेम है। टोटल फोर्स कितना आएगा, टोटल फोर्स को हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं, नेट फोर्स आएगा F1 cos थीटा प्लस F3 cos थीटा प्लस F2, ये आएगा आपका टोटल फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट P, राइट। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, क्या बोलते हैं, या फिर सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तुम बोलोगे समझा नहीं, आपको बोलना क्या है, तो बोलना मुझे ये था, या सुपरपोजिशन का मतलब क्या वो समझाना था। सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगाता है, तो उसके विसिनिटी में जितने भी चार्जेस है वो सारे मिलके उसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वही है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। क्लियर है क्या, एक चार्ज के ऊपर उसके अराउंड जितने भी चार्जेस है वो सबके सब क्या लगाएंगे, फोर्स, ठीक है। और उनका टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वेक्टर सम या वेक्टर एडिशन या वेक्टर्स, उसको रिजोल्व करेंगे। ये जो प्रोसेस मैंने किया ना, इसको वेक्टर सम लेना बोलते, क्या बोलते हैं, वेक्टर सम कैसे लेते हैं, जो इंक्लाइन है उनको रिजोल्व करते हैं, जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करते हैं, जो ऑपोजिट में उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोबारा बोलता हूँ,
जो इंक्लाइंड है उनको रिसॉल्व, रिजॉल्व। ये इंक्लाइन था, ये इंक्लाइन था, तुम बोलोगे कैसे समझोगे इंक्लाइंड है? अरे जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं है, जो वर्टिकल के अलोंग नहीं है, मतलब वो क्या है? इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड है उसको रिजॉल्व करते हैं, जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करते हैं, और जो ऑपोजिट में उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेक्टर सम लेना। क्लियर है क्या? अगर आपको खाली बोर्ड में मार्क्स लाने हैं, आपको खाली कॉलेज में मार्क्स लाना है, आपको एंट्रेंस में मार्क्स लाने का नहीं है, या जेई में मार्क्स लाने का नहीं है, तो तुमको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग डालने की जरूरत नहीं। बट आप में से किसी को एंट्रेंस में मार्क्स लाना है, ठीक है, तो आपको वेक्टर चैप्टर बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और अगर भूल गए हो तो उसकी रिकॉर्डिंग बाद में देख लो, ठीक है, बिकॉज ये बार बार आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, बट अगर खाली कॉलेज का एग्जाम है तो ये सब तो बोलेंगे ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? और सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस के लिए क्या बोला मैंने? एक सिंगल चार्ज है, उसके विसिनिटी में बहुत सारे हैं, तो सारे चार्जेस मिलके उस अकेले चार्ज के ऊपर क्या लगाएंगे? इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या? सारे चार्जेस मिलके एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक। दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जस्ट राइट। अब इसी को बस हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। चलो, तो अब एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे, ऐसा तो तुम्हारे बुक में है ही नहीं, मैं बस तुम्हें प्रैक्टिकल समझा रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है तुमको? अब एग्जाम में कैसा आएगा या थ्योरी में कैसा लिखना है? तो मैं इधर लिख रहा हूँ थ्योरी में क्या लिखना है। ओके, सो डायग्राम देखो, एग्जाम में बाद में रट्टा मारते बैठोगे डायग्राम कैसे निकालनी है। तो सपोज मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे, Q1 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। और उसके बाद मेरे पास और एक चार्ज है, Q2 चार्ज है यहाँ पे, ये Q3 चार्ज है। और ऐसे करते करते बहुत सारे चार्जेस है, सबसे आखिरी वाला चार्ज Q1 है, Qn। Qn क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे n चार्जेस दिखाने। n चार्जेस समझता है क्या? 10 चार्ज, 15 चार्ज, 20 चार्ज। क्या मैं इतने पॉइंट लेते बैठूंगा क्या? नहीं। तो एक चार्ज दिखा दिया, दूसरा दिखा दिया, तीसरा दिखा दिया, nth दिखा दिया, बस बॉस हो गया। तो समझ जाएंगे कि अब इधर कितने चार्जेस बोलो? n चार्जेस। अब मुझे बताओ, हमें ये पता करना है कि ये चार्ज 1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो अब तुम्हें सबको पता है कि चार्ज 1 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? रिमेनिंग चार्जेस फोर्स लगाएंगे, ये तो समझा है ना? बताओ मुझे, ये Q2 चार्ज 1 को क्या करेगा? रिपेल करवाएगा। ओके, एक सेकेंड ना। हाँ बोलो। Q2 जो है इसको रिपेल करवाएगा, Q3 भी इसको रिपेल करेगा। अट्रैक्ट रिपेल कुछ भी कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि चार्जेस पॉजिटिव लिए कि नेगेटिव लिए। राइट, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए इजी पड़ता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है इसे। अच्छा, ये भी क्लियर है यहाँ तक? बट चार्जेस पॉजिटिव हो नेगेटिव फर्क पड़ता नहीं है, लेना तो वेक्टर सम ही है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अच्छा, तो बोलो क्या हुआ अभी यहाँ पे, इधर कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। तो ये देखो, ये Q2 चार्ज ने Q1 के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा दिया ऐसे, तो ये हुआ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, नहीं समझा ये? इस तरफ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, नेमिंग देख लो। अच्छा, ये जो फोर्स है इधर, ये फोर्स किसने लगाया? तो ये लगाया चार्ज 3 ने, किसके ऊपर? चार्ज 1 के ऊपर। ये Q1 है ना, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। रे Q1 है। अच्छा, अभी इस तरफ किसने, इधर इधर फोर्स किसका लग रहा है, देख लो जरा। इस तरफ फोर्स अगेन चार्ज 1 पे लग रहा है, बट किसके वजह से? n चार्ज की वजह से। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज। बराबर है? तो कितने कितने फोर्सेस एक्ट हुए? तुम बोलोगे 3, मैं बोलूंगा n। कितने? n भी नहीं, n-1। कितने? अरे n-1 कैसे? अगर 4 चार्जेस है, एक के ऊपर कितने फोर्सेस लगाएंगे? 3 ना। अभी भी नहीं समझा? खुद के ऊपर खुद फोर्स लगाया, खुद को ही मार के लेगा वो, पॉसिबल है ऐसा? अरे बोलो यार। तो 10 चार्जेस है, तो उसमें से एक के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? बाकी तीनों। अगर n चार्जेस है, फोर्सेस कितने लगाएंगे? n-1 है ना, n में से एक निकाल दिया। मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं, तो देयर फॉर नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 is given by charge Q1 is given by
तो चार्ज 1 के ऊपर कितना फोर्स लगा, तो बोलो नेट फोर्स कितना रहेगा, तो वो रहेगा एफ नेट इज इक्वल टू, ठीक है। बट मैं ऐसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना भाई, देखो ऐसे देखो F1 F12 F13 डॉट 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 F1n, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैं फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो वेक्टर्स है, और वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते तो ही डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ऐसा लिख सकते हो, कैसा? इधर देखो, एफ नेट फोर्स चाहिए ना, नेट मतलब टोटल फोर्स, तो एफ नेट या टोटल फोर्स वो रहेगा, देखते जाओ इधर, F12 बार प्लस F13 बार प्लस डॉट 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 F1n बार। तुम में तो कोई बोलेगा सर आपने तो अभी अभी बोला डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अरे मैंने कहा डायरेक्टली ऐड किया, मैंने क्या लिया यहाँ पे? वेक्टर। वेक्टर का मतलब समझता है क्या? डायरेक्शन देख के ऐड करो। वेक्टर साइन का मतलब क्या है? डायरेक्शन देख के ऐड करो। अब तुम बोलोगे डायरेक्शन देख के ऐड करो, इस डायलॉग का मतलब क्या है? तो वही मतलब है जो 2 मिनट पहले बोला, इंक्लाइन है तो रिजॉल्व करो, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करो, डिफरेंट में है तो सॉरी ऑपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट करो। ये सब कुछ इस बार में छुपा हुआ है, समझा? तो मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बट बार साइन दिया तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, राइट? अच्छा, तुम बोलोगे बीच में डॉट डॉट क्यों लिया? बस तुमको समझ में आया ना, बीच में और भी तो चार्जेस है। ये nth डायरेक्टली इसका चार्ज थोड़ी ना है, इधर Q4 भी है, Q5 भी है, Q6 भी है, और भी तो है, बट हमें इतने सारे दिखाने नहीं है क्योंकि टाइम जाता है, इसलिए डायरेक्टली हमने nth दिखा दिया था। तो अब अगर फोर्थ चार्ज भी है इधर, तो इधर आएगा F14, फिर आएगा F15, इधर आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकी वैल्यूज इधर पुटअप करो, F12 कितना आएगा? फिर F12 की वैल्यू कैसे लिखूं मैं, बताओ? ये क्या है? ये फोर्स है ना, फोर्स वेक्टर है, सॉरी फोर्स नहीं, फोर्स। फोर्स वेक्टर की वैल्यू क्या होती है बोलो? पहले उसका मैग्नीट्यूड, बाद में उसका डायरेक्शन। क्या रहेगी उसकी वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 2 है ना, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। रुको, ये डिस्टेंस मुझे 1 और 2 के बीच का चाहिए, तो 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को मैं R12 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? R12। अरे उससे पता चलेगा ना वो डिस्टेंस किन दो चार्जेस के बीच का है, राइट? सो मैं थोड़ा बड़ा स्पेस यूज कर लेता हूँ। बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 और 2 है, तो Q1 Q2, और नीचे आएगा R12, बट डिस्टेंस का क्या होता है भाई? स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस, ये तो फोर्स वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लेना पड़ता है? डायरेक्शन। तो आपको इधर का डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, राइट? तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर R12 कैप ही ले लो। क्या ले लो? R12 कैप, मतलब उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो वो इजी बोलने के लिए इजी हो जाएगा, R12 कैप। अब इसको देख के ये दिखा दो मुझे, तो क्या लिखू इधर? इधर क्या लिखू? 1/4 पाई एप्सिलॉन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ना, तो क्या रहेगा? Q1 Q3, डिस्टेंस R13 उसका स्क्वायर, और ये R13 का कैप, डायरेक्शन। अच्छा, R13 कौन सा डिस्टेंस है बोलो? ये Q3 और Q1 के बीच का, ये हुआ R13, और उसी डायरेक्शन में एक कौन है? R13 कैप, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R13 कैप, राइट? क्लियर है? तो इस डायरेक्शन में क्या, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ कितना रहेगा? R1 और N, हाँ R1, और इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? R1, सो डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1 स्क्वायर, और इधर R1n कैप। क्लियर है क्या? अब मैं एक बात बोलूं, अगर तुमको ये लिखा हुआ डिफिकल्ट लग रहा है, तो फिर मैं बोलूंगा तुमको, अगर ये इजी लगा है ये वाला, अगर ये समझा है, पूरा तो पार्ट इधर ही है, जेई का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो या सीटी का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होने वाला है। वो तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ, राइट? वो थियोरेटिकली कैसे लिखेंगे। तो ये पहला पहला फोर्स है जो एक्ट हो रहा है Q1 के ऊपर, ये दूसरा फोर्स है, ये nth फोर्स है। फोर्स कैसे लिखा जाता है? पहले उसका मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर। तीन तीन फोर्सेस है तो तीन तीन यूनिट वेक्टर रहेंगे, क्या करूं? तो वो तीनों लेने पड़े मुझे, राइट? ओके, तुम्हें अगर ये R12 कैप, R13 कैप, ये सब ऐसा डिफिकल्ट लगता है, तो तुम सिंपली ऐसे भी नाम ले सकते हो, इधर ले लो A कैप, इधर लो B कैप, और इधर लो C कैप। अरे अरे,
बट तुम्हारे टीचर तो टेक्स्ट बुक लेके बैठते हैं ना चेक करने के लिए, तो उनके तो दिमाग में नहीं जाएगा ये क्या, बी क्या, सी क्या। इसलिए जो टेक्स्ट बुक में जैसे जैसे सिंबल दिए रहेंगे वैसे सिंबल में ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। सो ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ से जो कॉमन निकलता है वो निकाल लो। क्या कॉमन निकलेगा बोलो? 1/4 पाई निकलेगा। शायद सब में Q1 है, वो भी क्या निकलेगा? कॉमन। Q1 को भी निकालो तो अंदर क्या बचेगा? Q2/R12 का स्क्वायर, R12 कैप, उसके बाद Q3/R13 का स्क्वायर, R13 कैप, डॉट 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 Qn/R1 स्क्वायर और R1n कैप। हो गया। ये होता है नेट फोर्स। और इतना सब लिखने के बाद आउटकम में क्या पता चला? एक चार्ज के ऊपर उसके बाजू के सारे चार्जेस क्या लगाते हैं? फोर्सेस, है ना। और अगर तुम्हें टोटल फोर्स चाहिए तो सारे फोर्सेस का कौन सा सम लेना चाहिए? वेक्टर सम की अलजेब्रिक सम? क्या फर्क होता है अलजेब्रिक सम और वेक्टर सम में? अलजेब्रिक सम में डायरेक्शन देखते हैं, लिया ऐड किया, लिया ऐड किया, लिया ऐड किया, बस। अलजेब्रिक सम में कोई नहीं देखता डायरेक्शन क्या है। वेक्टर सम में ऐड करते हैं डायरेक्शन देखकर। तो अभी आपको इसका स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा है देखो यहाँ पे, ये तुम खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। देखो, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, व्हाट डू मीन बाय इंटरेक्टिंग? बात बात नहीं कर रहे। इंटरेक्टिंग मतलब आसपास है। सो व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग देन फोर्स ऑन वन चार्ज, किसी एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है, इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ all the forces exerted by all other charges। किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स होता है, तो आप क्या ले लो? वेक्टर सम। वेक्टर सम किसका? ऑल द फोर्सेस का। ये फोर्सेस किसने एग्जर्ट किए? बाकी के चार्जेस ने एग्जर्ट किए। किसके ऊपर किए? इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर करे। अब भी नहीं समझा? अरे बोलो ना स्टेटमेंट। व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, फोर्स ऑन वन चार्ज, फोर्स ऑन इज द वेक्टर सम, है ना। एडिशन लिया ना मैंने, और कौन सा वाला एडिशन? वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द exerted by all other charges on this one particular charge। हो गया। इसी को क्या बोलते हैं बोलो? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हो गया खत्म। किसी भी एक चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस मिलके फोर्स लगाते, टोटल फोर्स निकालने के लिए बाकी फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेना, बस इतना ही उनको बोलने का है। और वो कैसे करते हैं तो वो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। ऐसे लेते हैं वेक्टर सम, इंक्लाइंड है तो रिजॉल्व करते हैं और सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करते हैं। ध्यान दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेंट्रेट करना, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो सपोज एक घर है, ठीक है, और यहाँ पे एक डेंजरस कुत्ता है, ठीक है। तो छोड़ छोड़ दो, एक डेंजरस कुत्ता है, ठीक है, बहुत डेंजरस। तो अगर आप, मतलब डेंजरस काटने वाला, सपोज आपको ना इस घर में कोई मोबाइल रखा हुआ है वो जो चोरी करना है, ठीक है।
तो अगर आप इधर से जाओगे, है कि नहीं, अगर इस तरफ से जाओगे तो कुत्ता आपको देखेगा और काटेगा। तो तुम बोलोगे सर चलो कहीं और से ट्राई करते हैं, इधर से जाएंगे। हाँ पीछे से जाएगा, सही, पीछे से जा। बट कुत्ते के पास नाक है जो काफी तेज है, वो 2 दिन से नहाया नहीं है। उसको उसको तुरंत पहचान जाएगा, वो ऐसा दौड़ दौड़ के आएगा और फिर वो काटेगा। बोलने का पार्ट ये है, नहीं, बोलना ये है कि इस ये जो घर है इसको गार्ड कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। तो जब भी उसकी विसिनिटी में जाओगे, राइट, वो आपको काटेगा। काटेगा मतलब फोर्स लगाएगा। मतलब ये घर का उतना जो एरिया है वो किसके इन्फ्लुएंस में है, किसके कंट्रोल में है, उस कुत्ते के कंट्रोल में है ना। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे फील्ड। इस एरिया को क्या बोलते हैं, फील्ड, बिकॉज एरिया मीन्स फील्ड। तो ये जो एरिया या ये जो भी फील्ड है वो उस कुत्ते के अंडर है, राइट। उसमें दूसरा कोई कुत्ता मतलब इंसान आया तो उसके ऊपर क्या लगेगा बोलो, फोर्स लगेगा, बराबर है। तो ये कुत्ते की फील्ड है, वो उस कुत्ते की क्या है, फील्ड है, दिमाग में रखना ये। तो मुझे बताओ उस, इतना कॉन्सेंट्रेट रखना। अब उस कुत्ते के जगह पे एक चार्ज ले लो, सोर्स चार्ज, बड़ा सा चार्ज, बराबर है। और तुम लोग जो मोबाइल चोरी करने जा रहे थे उन तुम पर्सन को टेस्ट चार्ज बोल दो। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। टेस्ट चार्ज मतलब छोटा चार्ज, सोर्स चार्ज मतलब बड़ा चार्ज। मुझे बताओ, सपोज ये जो सोर्स चार्ज है उसके अराउंड कोई हमने टेस्ट चार्ज लेके आए, बराबर है। तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर ये सोर्स चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स, और उसको ऐसा रिपेल कर देगा। अरे आया नहीं। तुम में से कोई बोलेगा सर हम लोग ना इसको बहुत दूर रखेंगे, फोर्स ही नहीं लगेगा। तो एक बात बताओ, दो चार्ज के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें पता है डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सवाल उठता है कि कितना डिस्टेंस कर देना चाहिए दो चार्ज के बीच का, फोर्स बिल्कुल ही जीरो होगा। चुनु मुनु इधर देखो भाई, इतना यार आना ठीक नहीं है। 2-3 बार मैंने देखा है, तुम लोग ना इधर आन दो भाई, थोड़ा तू इधर हो जाए, उन दोनों पे नजर रखने दे मेरे को। ओमकार तू इधर हो जाना थोड़ा सा। हाँ भाई ठीक है। तो अब मुझे बताओ, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना करना चाहिए, ज्यादा करना है मतलब कितना करना चाहिए कि फोर्स कम हो, तो आपको डिस्टेंस इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस कर दोगे तो आर के जगह पे इनफाइनाइट पुट कर दोगे, ऊपर कितना आएगा, के क्यू वन इंटू क्यू टू। और तुम्हें पता है नीचे अगर इंफिनिटी आया तो आंसर कितना आता है, जीरो। अरे गलती से इंफिनिटी लिखा था, तुम लोग वही रिपीट कर रहे हो। आंसर कितना होता है, जीरो। पता है ऐसा क्यों होता है, नहीं पता तो कहीं के लिए तुम स्कूल का पैसा भी मेरे को दे दो ना। हाँ फुकट में कितना सीखो। इधर आन दो गधो, अगर तुम लोग 10 के नीचे 1 रखोगे तो आंसर 10 आएगा। 10 के नीचे 2 रखोगे तो आंसर 5 आएगा। 3 रखोगे तो आंसर 3.33 आएगा। 4 रखोगे तो आंसर 2.25 आएगा। 5 रखोगे तो कितना है, 2 आएगा। तुम लोग क्या नोटिस करते आ रहे हो कि मैं नीचे का नंबर बढ़ाते जा रहा हूँ तो आंसर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। बट अगर नीचे में एक्सट्रीमली लार्ज नंबर रखूंगा, एक्सट्रीमली, तो आंसर एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। तो इन्फिनिटी से एक्सट्रीमली लार्ज नंबर क्या है, कुछ नहीं है। फिर सबसे स्मॉलेस्ट आंसर क्या है, फिर जीरो। दैट इज वाई जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है आंसर कितना होता है, जीरो। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हुआ कोई फोर्स नहीं लगेगा, अदरवाइज फोर्स लगेगा। क्लियर है। मुझे बताओ क्या ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है क्या, बिल्कुल नहीं। फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल कर देगा। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रख दूं ये सोच के कि इधर फोर्स नहीं लगेगा, बट आपको पता है फोर्स उस तरफ भी लगेगा। ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं कि जिस तरफ क्या नहीं लगेगा। इधर रखा चार्ज को तो, इधर रखा तो, अबे इधर मतलब बाहर, इधर, हाँ लगेगा। वो उसके अराउंड तो कहीं पे भी लगेगा ना। मैं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो देयर फोर टेस्ट चार्ज को यहां रखू, टेस्ट चार्ज को यहां रखू, यहां रखू, यहां रखू, कहीं पे भी रखू, ये उसको क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। अच्छा अगर तुम बोलोगे सोर्स चार्ज आपने पॉजिटिव निगेटिव लिया तो निगेटिव लिया तो अट्रैक्ट होगा, बट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखू तो ऐसा खींच लेगा।
टेस्ट चार्ज को यहाँ रखू तो ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ रख दिया तो अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ रख दिया तो भी अट्रैक्ट। मतलब मेरा पॉइंट इतना सा है कि आप टेस्ट चार्ज को कहीं पे भी रखो, सोर्स चार्ज उसके ऊपर क्या लगाने वाला है, फोर्स। वो फोर्स अट्रैक्शन का हो या, बट फोर्स तो लगने ही वाला है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो फिर ये जो पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, ये किसके कंट्रोल में है? तो ये कुत्ता नहीं बे गधे, अभी चार्ज है, राइट? ये किसके कंट्रोल में बोल? चार्ज के कंट्रोल में। कुछ किस कौन से चार्ज के कंट्रोल में? सोर्स चार्ज के कंट्रोल में, राइट? चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं, और जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? फील्ड। तो ये क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द एरिया surrounding the source charge, area surrounding the, in which test charge experience force, area surrounding the, okay, in which क्या होता है उस एरिया में? टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट? वो घर का और कुत्ते का एनालॉजी लेने का, घर के आसपास गए तो कुत्ता काट लेगा, है कि नहीं? तो वो एरिया है ना, उस एरिया में कुत्ते का फोर्स लगता है। वैसे इस एरिया में किसका फोर्स लगता है? चार्ज का, सोर्स चार्ज का फोर्स लगता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलो? फील्ड मीन्स एरिया, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, चार्ज के अराउंड का एरिया जिसमें टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। किसके कारण? सोर्स चार्ज के कारण। वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो मैं इधर लिख रहा हूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया सराउंडिंग source charge in which test charge experience a force on it, such area is called, ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? ऑफ सोर्स चार्ज की। सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट टेस्ट चार्ज कंपलसरी क्या रखने का? पॉजिटिव। वो मतलब सीखने के लिए इजी होता है, इसीलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत है क्या? समझ में आएगा नहीं ये? इधर आन दो। नेक्स्ट, आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे क्या वर्ड लग गया है? इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इंटेंसिटी मीन्स वैल्यू, याद है कि नहीं? अरे कान के नीचे वाला एग्जांपल दिया था ना, मम्मी ने कान के नीचे लगाया तो फिर वो होता है ना, उसका वैल्यू जो होता है कितना लगा, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब वैल्यू। जिधर भी इंटेंसिटी वर्ड लग गया समझ जाओ वैल्यू की बात कर रहे हो किसी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और अरे अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स लगना। किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो जब टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो फोर्स ज्यादा लगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, फोर्स ज्यादा लगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई है। और फोर्स कम लगा किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लो है। तो तुम बोलोगे इसका मतलब सर खाली फोर्स देखना है ना, फोर्स ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, फोर्स कम तो इंटेंसिटी कम। मैं बोलूंगा फोर्स नहीं देखना है, फोर्स अपॉन चार्ज देखना है। क्या देखना है? तुम बोलोगे ऐसा क्यों? समझाता हूं मैं। मान लो एक छोटा बच्चा है और एक मोटा बच्चा है, ठीक है? अब दोनों को इक्वल अमाउंट से थप्पड़ लगाया, रहा है नहीं? तो अभी छोटे बच्चे को तो बहुत ज्यादा लगेगा और मोटे बच्चे को कम लगेगा। अरे मतलब मोटा इन द सेंस एक 20 साल का है, एक 5 साल का है। तुम लोग अपने दिमाग में कुछ भी लेते हो, राइट? सो अगर दोनों को इक्वल इंटेंसिटी में लगाया, मारा, तो छोटा बच्चा तो बोलेगा क्या है ये, मतलब, है ना? बड़ा बच्चा बोलेगा कुछ नहीं हुआ, इतना तो मैं सही लेता हूँ करके, ठीक है नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पे फोर्स इक्वल था बट इम्पैक्ट अलग अलग था। समझा कि नहीं? अगर इम्पैक्ट समझना है तो आपको फोर्स को भी समझना पड़ेगा और किसको लग रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ये कब गिरेगा, फीस में ऐड हो जाएगा वो।
तो फोर्स जो लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है? टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाननी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, आपको दोनों लेना पड़ेगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इधर आन दो अब यहाँ पे, ये डेरिवेशन 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो मान लो ये एक तुम्हारा सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट ओ है जिसके ऊपर सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ओके, ठीक है। और यहां से दूर, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, आर इधर आन दो वापस, पॉइंट ओ पे क्या रखा है हमने? सोर्स चार्ज। वहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे हमने रखा टेस्ट चार्ज। क्या रखा? टेस्ट चार्ज। तो हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कितना फोर्स लगा किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो मैं इधर लिख रहा हूं, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, यस, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। बस, तो कितना फोर्स लगा किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। फोर्स की वैल्यू है एफ, टेस्ट चार्ज की वैल्यू है मान लो क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल होता है ई। क्या होता है सिंबल? ई। तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब मैं इसको ना थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, अब मुझे बताओ, बट इधर कॉन्सेंट्रेट करो, ये फोर्स की वैल्यू में निकाल लेता हूं। अरे तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए भाई, ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा फिर। तो बोलो वापस से, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कितना फोर्स लगाया किसने? टेस्ट, सॉरी, सोर्स चार्ज ने, किसके ऊपर? अच्छा, तुम देख रहे होंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। तो फोर्स इस तरफ लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी? तो फोर्स की वैल्यू होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस आर ही लिया है ना मैंने ये, ओके। तो ये फोर्स की वैल्यू पुट, अच्छा, बट Q1 Q2 क्या है? Q1 है पहला चार्ज जिसने फोर्स लगाया, Q2 है दूसरा चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगा। फिर आगे बढ़ के ये क्या हो जाएगा? के Q1 मतलब कौन? कैपिटल Q, और Q2 मतलब कौन? Q नॉट। दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? आर। तो ये क्या हुआ? आर का स्क्वायर। तो बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हुआ? बोलो, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? क्यू नॉट के ऊपर। किसके कारण? क्यू के कारण। तो रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ है कितना आपका? के क्यू क्यू नॉट अन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा? आंसर आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आई बोलो? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। इसी को हम लोग आगे बढ़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, के का मतलब क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन के का, और आगे क्यू, और ये नीचे कौन है? आर स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहता हूं तुम इन दोनों में देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है और ये चार्ज का फॉर्मूला है। चार्ज के फॉर्मूला में के भी आता है, क्यू भी आता है और क्यू नॉट भी आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में खाली के और कैपिटल क्यू आता है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? सोर्स चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में खाली कौन आता है? सोर्स चार्ज। और फोर्स के फॉर्मूला में दोनों चार्ज आते हैं, क्योंकि वो फोर्स जो है दो चार्ज के बीच का। तो बहुत सारे लोग इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में कंफ्यूज होते हैं, तो उनको कंपेयर करके स्टडी करना चाहिए। फोर्स के फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज भी आता है और सोर्स चार्ज भी आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू में खाली कौन आता है? सोर्स चार्ज आता है। और ये 3 मार्क के लिए डेफिनेटली आ सकता है आपको एग्जाम में वापस। देखो इधर कौन है ये? एक एक पॉइंट है ना। अच्छा, इस सोर्स चार्ज को पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं। अगर किसी चार्ज को पॉइंट पे रखा गया तो वो क्या होता है? पॉइंट चार्ज। क्या? तो ये पॉइंट सोर्स चार्ज है। तो उससे दूर थोड़ा एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स। जितना फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज को, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स की वैल्यू हमें पता है कितनी, वो कूलम के फॉर्मूला से फोर्स का वैल्यू निकाल लिया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रख दिया। तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। क्लियर है कि नहीं? ओके। और यहां से कंफर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड खाली सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में खाली कौन आया है? सोर्स चार्ज। अगर मैं सोर्स चार्ज को जीरो कर दूं, इधर क्यू की जगह पे जीरो करूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड खाली किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स चार्ज की। अगर आपने टेस्ट चार्ज को जीरो किया, क्या किसको जीरो किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने नहीं वाली है, क्योंकि टेस्ट चार्ज जीरो मतलब क्यू नॉट जीरो। भाई इसमें क्यू नॉट आता है क्या, नहीं आता है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी, वापस बोलो, सोर्स चार्ज की। एज लॉन्ग एज कोई सोर्स चार्ज है तो उसके अराउंड क्या रहेगी, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेट के अराउंड दूसरा कोई मैग्नेट आया या मेटल आया तो मैग्नेट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट, है ना, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अर्थ है ना, अर्थ के पास क्या है, मास। तो अर्थ के अराउंड कोई दूसरा मास आया तो अर्थ उसके ऊपर क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं, देखो अर्थ अपने अराउंड के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरा एरिया किसके कंट्रोल में हुआ, अर्थ के कंट्रोल में। और इस एरिया में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिस एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, जिस एरिया में मैग्नेट का फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जिस एरिया में चार्ज का फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझा, जहां पे चार्ज का फोर्स लग रहा है वो, जहां पे मैग्नेट का फोर्स लग रहा है वो, और जहां पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल। हाँ, तो चार्ज के अराउंड चार्ज का ही फोर्स लगेगा ना, चार्ज के अराउंड क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के अराउंड मैग्नेट का ही फोर्स लगेगा ना, मैग्नेट के अराउंड क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ के अराउंड ग्रेविटी का ही फोर्स लगेगा तो अर्थ के अराउंड क्या रहेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। समझो क्या, तो चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के अराउंड, और फील्ड का मतलब वहां पे क्या लगेगा, सोर्स लगेगा। बस वो देखो फील्ड कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट का फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा या चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। दिमाग में क्या है क्या गधो, हाँ तो लिख लो ये। कैपिटल क्यू क्या है बोलो, सोर्स चार्ज। स्मॉल क्यू नॉट क्या है बोलो, टेस्ट चार्ज। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। कभी कभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना इसी से डेफिनेशन बना लेने का। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। अरे तुम्हारा ध्यान है कि नहीं इधर गधो, क्या लिखा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज द एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कितना फोर्स एक्ट हो रहा है टेस्ट चार्ज पे, बट कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, सोर्स चार्ज की। तो ये डेफिनेशन आ सकता है, और डेफिनेशन का तो ये डेरिवेशन। एक छोटा सा ग्राफ सिखाना है फिर लिखो, रुको। एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, हमें इधर आंसर सुन लो। फोर्स का फॉर्मूला आया था के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अरे क्यू वन इंटू क्यू टू, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, पहला चार्ज मैंने कैपिटल क्यू लिया था, दूसरा चार्ज मैंने, हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में खाली सोर्स चार्ज आता है, क्योंकि वो खाली सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्लियर है, मैं चाहता हूं आप रिलेशन देखो फोर्स और डिस्टेंस डिस्टेंस में, और यहाँ पे भी रिलेशन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आपस में कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा सोर्स चार्ज से, सपोज ये सोर्स चार्ज है, यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी कि बढ़ेगी, कम होगी, क्योंकि दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम होगी। वैसे ही देखो फोर्स और डिस्टेंस कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे वैसे वैसे उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या होता जाएगा, कम होते आएगा। तो बात ऐसी है कि फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, फोर्स सॉरी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा।
अब हमें यही चीज ग्राफिकल फॉर्म में दिखानी है, मतलब ग्राफ में देख के समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। तो सपोज ये है तुम्हारा फोर्स का एक्सिस और ये है तुम्हारा डिस्टेंस का एक्सिस, राइट? ओके, तो आपको पता है जैसे जैसे हम लोग इधर आए तो इधर डिस्टेंस कितना रहेगा, 0। तो जैसे जैसे राइट में जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? राइट में जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, और लेफ्ट में आएगा तो 0 की तरफ आएगा, मतलब डिस्टेंस कम होगा। तो अब देखो मैं एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि देखो पहले डिस्टेंस कम था, इसका मीनिंग ये है, देखो यहां से ग्राफ शुरू हुआ है ना, इसका मतलब स्टार्टिंग में डिस्टेंस क्या था, कम। फोर्स तो बहुत ऊपर से शुरू हुआ है, मतलब फोर्स काफी ज्यादा था। तो पहले डिस्टेंस कम तो फोर्स, और अभी डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे। मतलब फोर्स क्या होते आ रहा है, कम कम होते आ रहा है। तो डिस्टेंस इंक्रीजिंग, फोर्स डिक्रीजिंग। तुम में से कोई बोलेगा सर आपने सीधी लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करी, राइट? क्योंकि वो भी तो वही वो दिखाता है कि भाई आगे बढ़ रहे हो तो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो नहीं ड्रॉ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इधर आन दो। इसमें से एक का पावर 1 है, दूसरे का पावर 2 है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल का पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल का पावर अगर 2 है तो शेप पैराबोला होता है। कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब दोनों का पावर 1 हो, इधर भी 1 हो इधर भी, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। दिमाग में जाएगा ये? मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करूं मैं, ई और आर का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इनमें भी रिलेशन क्या है, एक का पावर 1 एक का पावर 2 है, तो फिर यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे आएगा, पैराबोला। समझे कि नहीं? ओके, सो डिस्टेंस इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग। तो ये ड्रॉ कर लेना, एग्जाम में आएगा। बोल। ये टच मत करना है इसके साथ, टच मत करना, ऐसा पैरेलल रख देना। बोलना भाई।